हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सुधरती आंतरिक सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि उनकी सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध जो कठोर नीति अपना रखी है उसके कारण ही उस पर लगाम लगी है। निस्संदेह यह भी कहा जा सकता कि आतंकवाद के साथ नक्सलवाद और पूर्वोत्तर का उग्रवाद भी एक बड़ी हद तक नियंत्रित हुआ है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां अभी भी कायम है। यह चुनौती अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर पाबंदी लगाने और उसके सदस्यों की धरपकड़ के बाद भी कायम है। पीएफआई के ऐसे सदस्यों की गिरफ्तारी होती ही रहती है जो आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। इस संगठन के इरादे कितने खतरनाक हैं इसका पता इससे चलता है कि उसने 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का न केवल षड्यंत्र रच रखा था बल्कि उस पर काम भी कर रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि पीएफआई पर पाबंदी लगने के साथ ही उसके सभी सदस्य निष्क्रिय होकर बैठ गए होंगे। वे नहीं बैठे। इसका पता हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से मध्य प्रदेश और बिहार के अतिरिक्त दूसरे राज्यों से पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारियों से चलता है। इन गिरफ्तारियों से यही स्पष्ट होता है कि इस प्रतिबंधित संगठन के सदस्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी आशंका है कि वे नए सिरे से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। वे ऐसा न करने पाए इसके लिए एनआईए समेत अन्य एजेंसियों को सचेत रहना होगा। सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के समक्ष उन समूहों पर भी नियंत्रण पाने की चुनौती है जो पीएफआई की तरह से विघटनकारी एजेंडे पर चल रहे हैं और अतिवाद को हवा दे रहे हैं। इनमें से कुछ समूहों के तार दूसरे देशों के आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इन समूहों की सक्रियता का कारण यह है कि युवाओं को बरगलाकर अतिवाद के रास्ते पर ले जाने वालों को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। इसी कारण रह रहकर ऐसे युवा पकड़े जाते रहते हैं जो अल कायदा अथवा इस्लामिक स्टेट से जुड़ने या फिर उनके लिए काम करने को तत्पर रहते हैं। स्पष्ट है कि आतंकी तत्वों के साथ उन्हें अतिवाद का पाठ पढ़ाने वालों की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी ही आवश्यकता नक्सली और अलगाववादी संगठनों के मामले में भी है। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों की ताकत कम हुई है, लेकिन वे यदा कदा सिर उठाते रहते हैं। यह सही समय है कि इन संगठनों को पूरी तरह निष्क्रिय नाकाम करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई जाए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब राज्य सरकारें केंद्रीय एजेंसियों और विशेष रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी का सहयोग करने के मामले में तत्परता दिखाएगी।
देश का सबसे सख्त कानून। उत्तराखंड ने देश का सबसे सख्त कानून नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। अब भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने और करने या इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों की खैर नहीं। आजीवन कारावास के साथ ही 10 करोड़ तक जुर्माना और संपत्ति जब्त करने के कड़े कानूनी प्रावधानों से परीक्षाओं की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और फिर राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां पकड़ में आई है। उससे युवाओं में रोष और हताशा है। इसकी आड़ में युवाओं के आंदोलन को हिंसात्मक बनाने के प्रयास भी दिखाई दिए हैं। सरकार ने शीघ्र सख्त कानून लागू कर प्रदेश की जनता और युवाओं के भर्ती परीक्षाओं को लेकर डिगे हुए विश्वास को लौटाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र हित के साथ ही भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और निष्पक्षता को सर्वोपरि बताया, जो सरकार ने स्पष्ट संकेत देने में देर नहीं लगाई। नकल विरोधी कानून के साथ ही हाईकोर्ट के जज के निगरानी में लेखपाल भर्ती परीक्षा की जांच की आंदोलनकारी युवाओं की मांग सरकार ने मान ली। मुख्यमंत्री का युवाओं से परीक्षाओं की तैयारी में जुटने का आह्वान सर्वथा उचित है। भर्ती परीक्षाएं युवाओं के भविष्य और उनकी उम्मीदों से जुड़ा संवेदनशील विषय है। परीक्षा से जुड़े आयोगों और एजेंसियों की कार्यप्रणाली में स्वच्छता, गोपनीयता और निष्पक्षता लाने के लिए आवश्यक एवं निर्णायक कदम भी उठाने होंगे। विशेष रूप से परीक्षा तंत्र पर विजिलेंस का कड़ा पहरा होना ही चाहिए। दबाव या अन्य कारणों से बरती जाने वाली इस लापरवाही के दुष्परिणाम सामने आ चुके हैं। परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर जिम्मेदार आला अधिकारी अनजान बने रहे, इसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। धन्यवाद।